हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र का दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके पहले का मॉडल पेपर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए उन्होंने 1946 में एक परिभाषा भी दिया था, एक कोटेशन भी कही थी, इसको याद रखिएगा। उन्होंने कहा था, वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई थी? तो राष्ट्र संघ के प्रसंविदा में। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में सर्वप्रथम सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा प्रकट हुई थी। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए, अर्थात यदि किसी पर आक्रमण होता है तो अन्य राज्य मिलकर उसका सामना करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसको यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है? यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो एच.जे. मार्गन्थाउ को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एच.जे. मार्गन्थाउ को यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि मार्गन्थाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत को पहली बार परिष्कृत एवं परिमार्जित स्वरूप से सिद्धांत के रूप में जो इसको प्रस्तुत किया था। और एच.जे. मार्गन्थाउ का यह सिद्धांत मानव व्यवहार पर आधारित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2005 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? तो ये हटाया था 11 सितंबर 2001 में, जब 19/11 हमला हुआ था उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत ने पोखरण फर्स्ट जो है, पोखरण फर्स्ट 1974 में, जबकि सेकंड 1990 में किया। ठीक है, और पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में, अक्टूबर में हुआ था, यहाँ पे सितंबर दिया है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। जब 9/11 का हमला हुआ था उसके बाद जो है हटा दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया था? तो गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल नासिर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो के द्वारा शुरू किया गया था। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पीटीबीटी यानी आंशिक परीक्षण निषेध संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1963 में। और सीटीबीटी कब हुआ था? यहाँ पे पोखरण आणविक विस्फोट फर्स्ट कब हुआ था? तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं 1974 में हुआ था। ठीक है, और आपका एनटीपी कब हुआ था? एनटीपी अणु प्रसार संधि, तो ये हुआ था 1968 में।
और CTBT यानी व्यापक परीक्षण निषेध संधि ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1996 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 63 यानी 1, उसके बाद आपका आ जाएगा 68 यानी 3, उसके बाद ये आएगा 74 यानी 2, फिर आ जाएगा 4। 1 3 2 4 किस में है? तो 1 3 2 4 कोड नंबर बी में है, तो आपका कोड नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा। ठीक है, 2 जुलाई 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के बाद जो है भारत में शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। और इस समझौते में भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान की तरफ से जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको ZA भुट्टो भी कहते हैं, और ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और समझौते के पश्चात तत्कालीन पूर्वी बंगाल से पाकिस्तान का जो है शासन समाप्त हो गया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 7वां हुआ था नई दिल्ली में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको NAM के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के साथ या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बराज टिटो आदि ने मिलकर किया था। और वर्ष 1983 में जो है 1983 में 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नई दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने विजुअल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी? विजुअल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी, तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है 2011-12 में अपनी दी गई रिपोर्ट में विशल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी। और इस आयोग के द्वारा जो है सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। और इसके अलावा उन्होंने जो सुझाव दिए थे, उसमें पहला सुझाव ये था कि भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा होगा। दूसरा था शासन में नैतिकता बनी रहेगी। तीसरा था कार्मिक प्रशासन का पुनर्रचना किया जाएगा। और चौथा था ई प्रशासन को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये 4 मुख्य तत्व इसमें समाहित किए गए थे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता ने तो ये सिफारिश की थी मंडल पंचायत की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का गठन जो है जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1977 में किया गया था। और समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1978 में सरकार को सौंपी थी। समिति ने भारत में पंचायत राज को पुनर्जीवन प्रदान करने हेतु जो है 132 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। और समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था, जिसमें पहला था जिला परिषद और दूसरा था मंडल पंचायत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास प्रशासन संबंधित है। तो विकास प्रशासन किससे संबंधित है? तो तृतीय विश्व के राष्ट्रों से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास प्रशासन का संबंध तृतीय विश्व के राष्ट्रों से है, जिसका अर्थ है विकास से संबंधित प्रशासन, विकास प्रशासन। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूएल गोस्वामी ने किया था। विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूएल गोस्वामी ने किया था, इसको भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना की सुझाव दिया था? तो ये दिया था रैमजे वर्निंग समिति ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा।
यूके में नियोक्ता यानी कर्मचारी संबंधों में उपजदे विवाद के समाधान हेतु जो है 1916 में रैमजे और मैल्कम व जीएट स्टुअर्ट बनिंग के निर्देशन में एक समिति का गठन किया गया था और जिसने व्हिटले परिषदों का स्थापना का सुझाव दिया था और जिसमें समान संख्या पे नियोक्ता कर्मचारी प्रतिनिधित्व होंगे, ऐसा उसमें बताया गया था। और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त इन परिषदों का जो है 1919 के बाद लोक सेवाओं में भी प्रयोग किया गया और भारत में इसके सुधार पर ही दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर 1966 में संयुक्त सलाहकार परिषदों, जिसको जेसीएम का कहते हैं, उसका गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन अध्ययन के निम्नांकित उपागमों को अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आता है आपका संस्थात्मक उपागम, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है व्यवहारिक उपागम, यानी 1 हो जाएगा। फिर आता है आपका व्यवस्था उपागम, 2 हो जाएगा। फिर आता है लोक नीति उपागम, फिर 3 हो जाएगा, यानी 4, 1, 2, 3 ये सही क्रम इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन में देख सकते हैं, कोड नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है किसमें? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है और वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला कौन सा है? तो पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा है, दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा और तीसरा कौन सा है? भारतीय वन सेवा। ठीक है, और भारतीय वन सेवा को जो है 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की थी? तो ये किया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो था 2005। ठीक है, इसके द्वारा जो है जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है पूर्व विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुआ था। यह आयोग 5 सदस्यीय था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनो ब्रोक पुस्तक के संपादक का नाम बताएं। तो इस पुस्तक के संपादक थे फ्रैंक मार्नी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये पुस्तक आया था 1971 में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? तो महाराष्ट्र था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जो है महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1971 में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया था, जबकि उड़ीसा जो है, उड़ीसा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम 1968 स्थापित किया गया था, किंतु लागू महाराष्ट्र के पश्चात किया गया। शुरुआत तो यहाँ से की गई थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लागू हो गया था। ठीक है, इसलिए विकल्प आप ये सही करेंगे। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो है इस प्रश्न का उत्तर उड़ीसा माना गया था। ठीक है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि इस पर माना गया था तो उड़ीसा माना गया था, लेकिन कई बुक में जो है महाराष्ट्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो मनोबल के द्वारा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिविल सेवकों के मनोबल को प्रशासन में दक्षता के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। मनोबल जो है कर्मचारियों की अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा की समग्रता पर निर्भर करता है। मनोबल द्वारा जो है सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति जो है अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1977 में हुआ था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ये हुआ था आपका
1957 में, और यमल सिंधवी समिति ये आया था आपका 1968 में, और थोंगम समिति ये आया था 1988 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन आया था? बलवंत राय मेहता समिति, फिर आया था आपका यमल सिंधवी समिति, फिर आया था ये कौन सा अशोक मेहता समिति, फिर जो है चौथे पे आया था थोंगम समिति। ये 88 है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो बी इसमें आपका सही हो जाएगा, कोट नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जिसको सेकंड पीए भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और ये दिल्ली में हुई थी, और इसका संस्थान भी जो है नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, इसको आपको मिलान करना है और सही कोड बताना है। तो येल्टन मेयो ये किससे संबंधित है? तो येल्टन मेयो जो है ये मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, हेनरी फेयोल तो ये संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, और निकोलस हेनरी तो ये हैं आपका नवलोक प्रबंधन से, और F.W. टेलर ये वैज्ञानिक प्रबंधन से। ठीक है, तो कौन सा कोट इसमें सही हो जाएगा? तो एक में तीन दो जगह है, अब बी मिलाइए, बी में एक, तो बी में एक, सी में है, तो यहाँ पे कोट नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आयोग सांविधिक निकाय है? सांविधिक निकाय पूछ रहा है, तो क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक सांविधिक है? नहीं, गलत है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हाँ ये सांविधिक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तो ये भी है सांविधिक निकाय, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये नहीं है। ठीक है, तो बी और सी इसमें जो है सांविधिक निकाय है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये दोनों जो है, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक होता है, ये सभी जो है संवैधानिक निकाय हैं। ये दोनों जो है संवैधानिक हैं, और एक पिछड़ा आयोग भी आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों जो हैं संवैधानिक निकाय हैं, और इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 के ए में, 338 में और 338 के बी में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य दबाव समूह का नहीं है? तो चुनाव में भाग लेना आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजनीति पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था, कौन विश्व में विद्वान था? तो मायरन वीरन। ठीक है, मायरन वीनर। भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन की सफलता अमेरिका में एक किया गया था, और यह एक अग्रणी काम माना जाता है, और इसको अंजाम दिया एक अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी मायरन वीनर ने। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उनकी एक पुस्तक थी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, और एक पुस्तक थी पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया जो आई थी 1957 में, इसी में जो है उन्होंने भारत के राजनीतिक पार्टी की बात कही थी। तो इन दोनों पुस्तकों को याद रखिएगा, जो 1957 में आई थी पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, और एक आई थी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968 में। ठीक है, ये दोनों ही मायरन वीनर की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन किसका था?
तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? तो ये होता है सिक्किम में। ठीक है, भारत में सिक्किम विधानसभा में सीटों का आरक्षण धार्मिक आधार पर होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित संसदीय समितियों में से कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? वित्तीय समिति नहीं है पूछा है। तो आश्वासन समिति जो होती है ये वित्तीय समिति नहीं है। ठीक है, आश्वासन समिति वित्तीय समिति नहीं है। संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समितियां मानी जाती हैं, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति। ये जो है संसद की 3 वित्तीय समिति मानी जाती है, और आश्वासन समिति जो है ये वित्तीय समिति नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 323 के एक में ये बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी स्वीकृति के कारण से स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ऐसा कहा गया है 223 के 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल हैं। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं। यह संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। इसका गठन जो है सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से होता है, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। और इसका गठन जो है लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद होता है। और इस समिति का प्रमुख कार्य है बजट का अध्ययन करना, उसमें अनुमानित व्ययों की जांच करना तथा लोक व्यय में मितव्ययता हेतु सुझाव देना। इसलिए इसे जो है अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 118, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान के 118 के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए जो है नियम बना सकेगा। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और इनमें परस्पर संचार को संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। तो ऐसा कहा गया है 118 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? तो किस बिंदु पर समानता पाई जाती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। ये दोनों देशों में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारत और अमेरिकी संघ में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायालय होना आवश्यक माना गया है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? तो वो है आपका भाग 10। ठीक है, संविधान के भाग 10 में जो है केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है, और इस भाग में 3 दृष्टिकोणों से केंद्र राज्य का संबंध का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला जो है वो विधायी संबंध है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर के जो है 255 तक। ठीक है, और दूसरा संबंध है प्रशासनिक संबंध, ये तो है 256 से लेकर के जो है 263 तक। ठीक है, और तीसरा जो है आपका वित्तीय संबंध 268 से लेकर के जो है 293 तक। तो यहाँ पे 3 प्रकार के संबंधों को भाग 10 में जो है उल्लेख मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है तो किसके द्वारा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है समान नागरिक संहिता से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से तात्पर्य है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के में नागरिकों के लिए जो है एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? तो 23-24 में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 जो है अंतर्गत शोषण के विरुद्ध उन्मूलन अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 बताता है कि मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम आदि प्रतिषेध करता है, तथा अनुच्छेद बताता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाया गया है। ठीक है, खादान तथा फैक्ट्री आदि में जो है 14 वर्ष से कमाई के बच्चों को काम करने से रोका गया है, ये 24 में कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इंग्लैंड की परंपराओं के अनुसार जो है भारत में भी मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति औपचारिक होती है। यदि मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को न माने तो प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर संवैधानिक संकट उपस्थित कर सकता है और प्रधानमंत्री ही जो है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। यहाँ पर भी राष्ट्रपति के कृत्य मात्र औपचारिक होते हैं। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद से त्याग देता है तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे स्वीकृत करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 48 के क में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में लिखा जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के क में क को जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा, ऐसा इसमें बताया गया था। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया हुआ है अनुच्छेद और उस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसको मिलान करना है। तो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। 17 क्या है? अस्पृश्यता अपराध है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो कौन सा कोड सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ए में डी, तो यहाँ पे पहला ही आपका कोड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आप लोग जानते होंगे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 300 के ए में केवल कानूनी अधिकार ही रह गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो स्थापना के समय पूछ रहा है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का तो 51 के ए में। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का संकल्पना पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों को जो है पूर्व सोवियत संघ से ली गई है और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 के में किया गया है और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में 51 के ए में मूल कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, मिलान करना है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन किससे संबंधित है?
तो ग्रेनविन ऑस्टिन जो है सहयोगात्मक संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो ए में आपका 3 हो जाएगा। केसी व्हीयर ये संबंधित थे अर्धसंघीय से, तो बी में आपका 1 हो जाएगा। और यपलबी किससे संबंधित थे, तो यपलबी जो थे केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ, जिसे फेडरेशन कहा जाता है, इससे संबंधित थे। और आइवर जेनिंग्स ये किससे संबंधित थे, तो अत्यंत संघीय से। ठीक है, तो डी में आपका 4 हो जाएगा। तो कौन सा कूट इसमें सही हो जाएगा, तो कूट नंबर सी आपका इसमें सही हो जा रहा है। ए में 3 और 2 में 1, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कूट नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये था केशवानंद भारती वाद, जो आया था 1973 में। ठीक है, इसमें इस वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भारतीय संसद संविधान के किसी भाग में प्रस्तावना मूल अधिकार संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। इसी बात में जो है भारतीय उच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। यह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 344 में। ठीक है, अनुच्छेद 344 में यह प्रावधान किया गया है कि राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए 30 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य जो है राज्यसभा के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया, तो ये लगाया था संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर संविधान का जो 52वां संशोधन द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में एक नया खंड 52वें संविधान अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, जो यह उपबंधित करता है कि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदन की सदस्यता जो है निम्न आधारों पर समाप्त की जाएगी। तो उसमें कुछ जो है तर्क दिए गए थे, उन्हीं आधारों पर सिर्फ जो है उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसमें पहला था, यदि निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है तब भी, और यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब भी। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट थे इसमें। तो और इसमें एक फैक्ट और आता है कि 2003 में जब 91वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके द्वारा सामूहिक दल बदल को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब केवल दल विलय के आधार पर ही दल बदल किया जा सकता है। ठीक है, दल विलय के आधार पर ही अब केवल दल बदल किया जा सकता है। ये 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था 91वां, उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, एक विचारक हैं और इधर नीति निर्देशक सिद्धांतों प्रकृति पर विचार करने वाले हैं, तो इनको मिलान करना है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो पन्निक्कर जो थे ये आर्थिक क्षेत्र समाजवाद से संबंधित थे। ठीक है, और अंबेडकर जो थे तो आर्थिक लोकतंत्र के क्षेत्र से जाने जाते थे। ठीक है, और BN राव जो थे ये नैतिक उपदेश के रूप में जाने जाते थे, और जेनिंग्स जो था ये पुण्य आकांक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके संबंध में विचारकों ने विभिन्न मत दिए थे। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो आर्थिक लोकतंत्र कहा था, और पडिक्कर ने इसको आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा था, BN राव ने जो है नैतिक उपदेश कहा था, और जेनिंग्स ने इसे पुणे आकांक्षा कहा था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही ये सब जो है कहे थे इन लोगों ने। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो गोलकनाथ केस किससे संबंधित था, तो गोलकनाथ केस जो था ये मौलिक अधिकार से संबंधित था। शमशेर सिंह केस
तो ये राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित था। और मिनर्वा मिल्स केस ये किससे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, सी में हो जाएगा, ठीक है। और केशवानंद भारती आधारभूत संरचना का सिद्धांत से, ठीक है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो कौन सा कोट इसमें मिल रहा है, तो ए में बी, पहले में बी है, तो पहले में बी यहाँ पे तीनों में है देखिए, और बी दूसरे में डी, तो दूसरे में डी बी में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोट नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इसको एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पे बी कोट नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड सभा का अध्यक्षता कौन करता है, तो लॉर्ड सभा का अध्यक्षता जो है लॉर्ड चांसलर करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है और ब्रिटेन के सभी राजनीतिक निकायों पर अंतिम शक्ति है। संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन शामिल होता है, और उसमें जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक उच्च सदन है, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है वो निम्न सदन होता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसको लॉर्ड सभा कहते हैं, इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लॉर्ड चांसलर करता है। अगला क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी थी, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये लिखा था अंबेडकर जी ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं जाति प्रथा का विनाश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया ये श्रेष्ठतम और प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है, और इसका प्रकाशन इन्होंने किया था 1936 में, ठीक है। और इसमें तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध करने के अतिरिक्त उस समय के धार्मिक नेताओं का भी जो है विरोध किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गांधी जी ने निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है। गांधी जी की इंग्लैंड में जो है गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात हुई थी। वे एक उदारवादी नेता के साथ साथ जो है प्रमुख राष्ट्रवादी नेता भी थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो गृह शासन से वो संबंधित नहीं थे, ठीक है। गांधी जी ने भारत के राजनीतिक आंदोलनों में सत्याग्रह के 3 रूपों का प्रयोग किया था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह, लेकिन ये नहीं था, ठीक है, गृह शासन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है, तो धन की तुलना महिला से किया था मैकियावेली ने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैकियावेली ने धन की तुलना महिला से की थी। मैकियावेली ने मनुष्य के धन लोलुप स्वभाव का कटाक्ष करते हुए कहा था कि लोग अपने पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाते हैं, पैतृक संपत्ति की हानि को उतनी जल्दी नहीं भुला पाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं राम मनोहर लोहिया, ठीक है। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं। और इनकी और पुस्तकें हैं, इतिहास चक्र, भारतीय शिल्प, मार्क्सवाद एवं समाजवाद, समदृष्टि, समाजवादी चिंतन एवं संसदीय आचरण, ये सभी पुस्तकें जो है राम मनोहर लोहिया जी की हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्मृति के लेखक कौन है, तो स्मृति के लेखक हैं मनु, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्मृति के लेखक प्राचीन भारतीय चिंतक मनु हैं, और मनु ने राज्य की उत्पत्ति एवं उसकी कार्य प्रणाली का बृहद विश्लेषण किया है। ऐसा करने वाले वे प्रथम भारतीय विचारक भी माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य की खाड़गुड़ीय नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है, चढ़ाई करने से संबंधित, तो यान, ठीक है। कौटिल्य की खाड़गुड़ीय नीति, यान का अर्थ है चढ़ाई करने से। और कौटिल्य ने विदेश नीति के संबंध में मंडल सिद्धांत एवं खाड़गुड़ीय नीति के संबंध का प्रतिपादन किया था। और खाड़गुड़ीय नीति में 6 प्रमुख तत्वों को शामिल किया गया था। पहला था संधि अर्थात शांति बनाए रखने के लिए गठबंधन बनाने की नीति। दूसरा था विग्रह अर्थात युद्ध करने का निर्णय। तीसरा था यान यानी युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी करना, उसी को क्या कहा जाता था, आन कहा जाता था। और आसन था यानी उदासीनता या तटस्थ की नीति थी। और पांचवा था संश्रय अर्थात अन्य राजा का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न। और छठवां था जो है दौधी भाव, जिसमें
एक राजा के से शांति की संधि करके दूसरे के साथ युद्ध करने की नीति, ये द्वंद्वी भाव कहलाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी के विचार से कौन प्रभावित हुआ था? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे किससे? तो थोरों की कृतियों से, टॉलस्टॉय की कृतियों से और रस्किन की कृतियों से। तो इन तीनों कृतियों से वो प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है? तो नाजिक ने। ठीक है, नाजिक की एक पुस्तक थी जो उसके अंतर्गत ही इन्होंने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में उसमें वर्णन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो लेनिन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में इसका वर्णन किया था। अगला है कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो साइंस ऑफ लॉजिक, ये उसकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो साइंस ऑफ लॉजिक की पुस्तक किसकी है? तो ये हीगल की है और बाकी ये सभी पुस्तकें जो है ये मार्क्स की हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के इस समूह से है जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार जो है व्यक्ति का वह समूह वर्ग है जो अपने साधारण हितों की पूर्ति हेतु उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, अर्थात जिस समूह के आर्थिक हित एक से होते हैं उसको वर्ग कहा जाता है, ऐसा उन्होंने बताया था। अगला है मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है। तो इतिहास जो है भौतिक शक्तियों का उपज है, उन्होंने बताया था। ठीक है, मार्क्स के अनुसार जो है इतिहास भौतिक शक्तियों का उपज है। मार्क्स मानता था कि आदिम काल से ही समाज के प्रमुख वर्गों जो शोषक एवं शोषित थे इनके मध्य संघर्ष होता चला आया है और एवं जिसका केंद्र बिंदु बनी है भौतिक शक्तियाँ, और इन्हीं भौतिक शक्तियों के टकराव से ही जो है इतिहास उपजा है और उसका विकास भी हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया? तो जे.एस. मिल ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जे.एस. मिल जो है व्यक्तियों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता था और उसका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की उपज संभावना रहती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में जे.एस. मिल प्रतिपादित किया था। ये पुस्तक जे.एस. मिल की थी और इसमें उन्होंने क्या प्रतिपादित किया था? तो इसमें कहा था कि मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो लिख पढ़ सकते हैं और जिन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो, और कहा था मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए, ये भी कहा था, और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, ये भी कहा था इस पुस्तक में। तो ये तीनों बातें कही थी इस पुस्तक में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूल ऑफ प्रिंसेस का लेखक कौन है? तो रूल ऑफ प्रिंसेस का लेखक है मैकियावेली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है, पूछा है। तो सामान्य न्याय का सिद्धांत। ठीक है, रॉल्स द्वारा प्रतिपादित प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत जो है विभेदों के नियम पर आधारित है। इसे रॉल्स द्वारा जो है आच्छादित एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रॉल्स ने जो है विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया ताकि उन्हें प्राथमिक वस्तुओं की प्रतिपूर्ति हो सके। तो ये उसका भाग नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला है सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। तो कौन उनमें महानतम है? तो उसमें हॉब्स सबसे महानतम है, ऐसा बताता है सेवाइन। ठीक है, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उसमें हॉब्स जो है कदाचित सबसे महान है। अगला है हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी, तो कब लिखा था? तो ये लिखा था 1651 में। ठीक है, थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, आप लोग जानते होंगे, 1588 ईस्वी में, और 1642 में उनका ग्रंथ आया था डी सीवे भी उसका पुस्तक है। ये आया था 1642 में, और उसके बाद जो है 1651 में लेवियाथन प्रकाशित हुआ था। और इस पुस्तक में हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक है, लेवियाथन में ही जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था जो 1651 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे? तो ये भाग गया था अरस्तु। ठीक है, अरस्तु इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, पुस्तक है, लेखक है, मिलान करना है। तो द पॉलिटिक्स किसकी थी? तो द पॉलिटिक्स थी अरस्तु की। और द प्रिंस किसका है? तो द प्रिंस है मैकियावेली का। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? तो ये है रूसो का। और ऑन लिबर्टी किसका है? तो ये जे.एस. मिल का है। ठीक है, तो कौन सा कोड सही हो जा रहा है? तो यहाँ पे ए में आपका सही हो जाएगा, ए में 4, बी में 1, सी में 3, डी में 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो ये हॉब्स ने किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉब्स ने जो है संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रूसो का संप्रभु जिसको शासक कहते हैं, हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये है वाहन का। ठीक है, वाहन कहता है कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सर कटा हुआ है। रूसो की एक पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें जो है शीश कटे लेवियाथन का चित्र दिया हुआ है। इसका मतलब है संप्रभुता एक व्यक्ति में न होकर जो है समस्त समुदाय में है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो ये कहा है अरस्तु ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के जनक माना जाता है अरस्तु को, और उसने कहा था कि काल के क्रम में राज्य परिवार का व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? तो व्यवहारवाद अल्पकालिक इसलिए था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। व्यवहारवादी जो है आतिथ्यवाद का शिकार हो गए, ये किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट डहल ने कहा था कि राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति अपना मूल्य अपना लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति का अपना मूल्य अपना लेते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिभाषित, ये सद नहीं है, दृष्टि है, परिभाषित दृष्टि नौकरशाही 18वीं सदी में किस देश में गढ़ा गया था? तो ये फ्रांस में गढ़ा गया था। ठीक है, परिभाषित दृष्टि से नौकरशाही शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है जिसका प्राय होता है मेज प्रशासन अथवा कार्यालयों द्वारा प्रबंध है। ठीक है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1745 में विसेंट डी गार्ने द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, विसेंट डी गार्ने के द्वारा किया गया था। अगला है, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो संचार सिद्धांत का जनक जिस माना जाता है डाइच को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संचार सिद्धांत का जनक कार्ल डाइच को माना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा जो है सूचनाओं के आदान प्रदान में संयुक्त संचार को
संयुक्त संचार के साधनों का प्रयोग व उसके माध्यम से संचार को प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता है। संचार किसी भी संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति का महत्वपूर्ण आयोग होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है आपका रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक ने जो है न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का उल्लेख किया है। यह सिद्धांत नव उदारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला है, किसने कहा है कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ कर नहीं सकते हैं? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अमर्त्य सेन ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि निर्धन निर्धन इसलिए है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वे कुछ कर नहीं सकते हैं। सेन ने व्यक्तियों के विकास के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करना आवश्यक माना था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका डेविड स्टर्न को। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डेविड स्टर्न को जो है व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया है। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर जो है समझना चाहता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? तो पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था हेनरी फेयोल ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल द्वारा जो है पुल व्यवस्था, जिसको गैंग प्लांक कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो गैंग प्लांक से तात्पर्य होता है लेवल जंपिंग, अर्थात एक विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे दूसरे उपविभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित करता है। यह दो समान के स्तर के कर्मचारियों के मध्य क्षैतिज संचार स्थापित करने की एक प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार संबंधित है आपकी मार्क्सवादियों से। ठीक है, राज्य एक वर्गीय संस्था है और यह संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। मार्क्सवादियों के अनुसार जो है राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। और मार्क्स से शब्दों में कहा भी गया है कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है, यह कथन किसका है? तो ये है जोड का। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा है? तो ये कहा था रेंजे म्योर ने। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो ये जोर दिया गया है श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। ठीक है, फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रमाधिपत्य या श्रम संघवाद के रूप में विकसित हुआ था। इसके अनुसार जो है श्रम संगठन और इसके संघ भावी समाज व्यवस्था के केंद्र हो गए। समाज में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के साधनों एवं उद्यमों पर जो है कामगारों और उनके संगठनों का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, जिसके लिए आम हड़ताल पर श्रमिक समाजवादियों ने अधिक जोर दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है, क्यों भिन्न है? क्योंकि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषणों से मुक्त रखना चाहता है। ठीक है, इसलिए जो है आधुनिक उदारवाद और पारंपरिक उदारवाद में भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो ये कहा था सीले ने। ठीक है, सीले ने कहा था लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अगला है, व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए जेम्स मिल ने किसकी संस्तुति की थी? तो ये किया था आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, महिला मताधिकार का, शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार का, इन तीनों का जो है उन्होंने संस्तुति दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट मिचेल्स ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीतिक संभ्रांत वर्ग के लिए जो है रॉबर्ट मिचेल्स ने
संगठनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उसने अल्पतंत्र का लौह नियम प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि जो संगठन की बात करता है वह अल्पतंत्र की बात करता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है? तो ये किया था फाइनर ने। ठीक है, फाइनर ने जो है दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है। लोकतंत्र में द्वितीय सदन व्यवस्था के साथ साथ जो है दबाव समूह को भी लोकतंत्र का सदन स्वीकार किया गया था। अगला है, निम्नांकित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? तो फेडरल गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? तो ये है केसी व्हीयर का। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका प्रकाशन ऑक्सफोर्ड से हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता का पृथकता का सिद्धांत तो मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो ये स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत जो है स्वतंत्रता पर बल देता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अधिकृत व्याख्या जो है फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने ही किया था और इसी सिद्धांत के आधार पर सरकार के 3 अंगों के मध्य शक्तियों को बांटा गया है। ठीक है, जैसे यूएसए के संविधान में है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसने कहा है संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है? तो ये कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने कहा था संसदीय शासन व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा उसे जीवंत रखती है। अगला क्वेश्चन है, जेरीमैंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित हुई? तो जेरीमैंडरिंग की प्रथा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, जेरीमैंडरिंग की प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय जो है जेरीमैंडरिंग की दूषित प्रथा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दिया है? तो ये दिया है स्ट्रांग ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्ट्रांग ने एकात्मक राज्य की परिभाषा जो है एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दिया है। एकात्मक राज्य से तात्पर्य होता है ऐसे राज्य से जिसमें शासन की समस्त शक्तियाँ जो है केंद्रीय इकाई में केंद्रित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्रिटेन में। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो कि सदियों में जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी और इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर से आता है जो कि ब्रिटिश संसद का सभा स्थल माना गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया था? तो ये परिभाषित किया था आपका हरमन फाइनर ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लोक सेवा को अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में जो है हरमन फाइनर ने परिभाषित किया था। और एल.डी. व्हाइट जो थे, एल.डी. व्हाइट ने लोक सेवकों को संयुक्त रूप से अच्छे प्रशासन का निर्माण कहा था। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो ये कहा था सेंट ऑगस्टाइन ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंट ऑगस्टाइन ने कहा था कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाएगी। अगला है, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? तो सर्वोत्तम जो प्रतिपादक था बी.एस. टर्नर था। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक बी.एस. टर्नर था और उनकी एक पुस्तक थी हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडी। ठीक है, इसकी पुस्तक थी, इंपॉर्टेंट है, हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडीज। अगला है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका वर्निल का। ठीक है, वर्निल की एक पुस्तक थी फॉर एसे ऑन लिबर्टी। इसके अनुसार ने उन्होंने बताया था जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, पूछा है। तो लॉर्ड ब्राइस। ठीक है,
संप्रभुता के बहुलवादी के समर्थक माने जाते हैं। ऑटो गिरियक, हैरोल्ड लास्की, मैटलैंड, ये सभी जो है इसके समर्थक थे। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस बहुलवाद का समर्थक नहीं था। अगला है राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गिलक्राइस्ट का। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दो सूची दिया हुआ है, अवधारणा है, प्रतिपादक है, इसमें मिलान करना है। असीमित संप्रभुता का अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था हॉब्स ने। और सीमित संप्रभुता का, तो सीमित संप्रभुता का दिया था लॉक ने। बहुलवादी संप्रभुता का, तो बहुलवादी संप्रभुता लास्की ने दिया था। और एकलवादी संप्रभुता ऑस्टिन ने दिया था। ठीक है, तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो इसमें बी वाला कूट आपका सही हो जाएगा। 1 में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। इन चारों को याद रखिएगा अच्छे से। अगला है संप्रभुता के अद्वैतवाद सिद्धांत के लिए किसे श्रेय दिया जा सकता है? तो जॉन ऑस्टिन को। ठीक है, संप्रभुता के अद्वैतवाद सिद्धांत का श्रेय जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है, क्योंकि जॉन ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑस्टिन के अनुसार जो है संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगला है अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएगा। यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में नागरिकों द्वारा अधिकारों के तीव्र मांग से खिन्न होकर जो है महात्मा गांधी ने कर्तव्यों पर भी बल देकर दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, और उन्होंने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल देकर जो है स्पष्ट किया कि अपने कर्तव्यों के पालन के उपरांत अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अगला है ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है। तो ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने के योग्य हों। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन के अनुसार जो है स्वतंत्रता ऐसा करने या पाने का एक सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य या पाने योग्य हो। करने योग्य कार्य को करने या पाने योग्य वस्तु को पाने की इच्छा जो है सदिच्छा, और सदिच्छा की पूर्ति की क्षमता या सकारात्मक शक्ति ही जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का सार माना जाता है। अगला है कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? तो ये कानूनी सिद्धांत मानता है। ठीक है, अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत के अनुसार जो है अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। यह अधिकारों को कृत्रिम मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य ही अधिकारों का स्रोत है। और इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से थे? तो इस सिद्धांत के समर्थक थे हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन। ठीक है, तो कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को राज्य द्वारा दिए जाते हैं तथा कानून के द्वारा सुरक्षित होते हैं। इसका उल्लंघन करने पर जो है राज्य द्वारा दंडित किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में वर्गीकृत किया था? तो ये किया था आइजिया बर्लिन ने। ठीक है, आइजिया बर्लिन ने जो है स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक एवं नकारात्मक नामक दो घटकों में इसका वर्णन किया था। अगला है 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? तो ये है आपका नोजिक। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक जो है 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नकारात्मक उदारवादी विचारक है। और उसके अतिरिक्त जो हैं फ्रीडमैन और शुम्पेटर भी नकारात्मक उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कथन कारण दिया हुआ है, इसको आपको सही उत्तर का चयन करना है। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, बिल्कुल सही है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है, ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही हैं। क्या इन दोनों एक दूसरे का व्याख्या करते हैं? तो ये सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना है तथा राज्य को प्राकृतिक संस्था अथवा नैतिक संस्था भी माना है। अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया था कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और उसके विभिन्न अंगों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका सही व्याख्या ये दोनों नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दो कूट दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का संबंध है आपका वैज्ञानिक समाजवाद मानता है कि राज्य शोषण का यंत्र है। ठीक है, और प्रत्ययवाद क्या मानता है? तो प्रत्ययवाद मानता है
कि राज्य का तत्वमीमांसावादी सिद्धांत है। ठीक है। अराजकतावाद क्या मानता है? तो अराजकतावाद मानता है कि राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है, और अधिनायकवाद मानता है कि एक व्यक्ति अर्थदल में असीमित शक्ति है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लोग ध्यान से एक बार 2 बार देख लीजिएगा। अगला है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो जेम्स प्रथम ने। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का सर्वाधिक सशक्त समर्थक जो है इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था। उसकी एक पुस्तक थी द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री, और इसमें जो है निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए ये तर्क दिया था कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अगला है माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या थी? तो महत्वपूर्ण होगी, ऐसा उसमें बताया था। ठीक है। माओ ने चीन की क्रांति में यह माना कि कृषकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अगला है राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। यह कथन किसका है? तो ये अरस्तू का कथन है। ठीक है। अरस्तू ने माना था राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। अगला है भारतीय राजनीति को मार्गजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना था? तो ये माना था लॉयड और सुसेन रुडॉल्फ ने। ठीक है। लॉयड और सुसेन रुडॉल्फ ने भारतीय राजनीति को मार्गजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यह किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये किसका कथन था? तो ये लेनिन का था। लेनिन मानता था कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। यद्यपि नेहरू का झुकाव जो है समाजवाद की ओर अवश्य था, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के साथ उन्होंने समाजवाद को वहाँ तक अपनाने का आग्रह किया जहाँ तक वह कल्याणकारी राज्य के साथ निभा सकते हों। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पुस्तकों के कालक्रम के अनुसार उसको बताना है। तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये कब आई थी? ये पुस्तक किसकी थी? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये लास्की की पुस्तक थी। ठीक है। ये लास्की की पुस्तक थी, और ये आई थी कब? 1925 में। ठीक है। और द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ये किसकी पुस्तक थी? तो ये फुकुयामा। ठीक है। फ्रांसीसी फुकुयामा की पुस्तक थी। ये आई थी 1989 में। ठीक है। और द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट ये जॉन लॉक की पुस्तक थी, और ये पुस्तक आई थी 1690 में। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये किसकी पुस्तक थी? तो ये पुस्तक थी नॉजिक की, और ये पुस्तक आई थी 1974 में। ठीक है। तो सबसे पहले कौन पुस्तक आया था? तो सबसे पहले आई थी 1990 में द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें तीसरा सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है। और इन चारों पुस्तकों के लेखक आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। ये लास्की की है, और ये फ्रांसीसी फुकुयामा की है, और तीसरी जो है ये है आपकी जॉन लॉक की है, और ये है आपकी नॉजिक की। अगला क्वेश्चन है किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो ये है आपका हंटिंग का। ठीक है। हंटिंग जो है राजनीतिक पतन से जाना जाता है। और डेविड स्टर्न तो ये राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की संकल्पना का विकास से जाना जाता है। ठीक है। और डेविड एप्टर ये किससे जाना जाता है? तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण से जाना जाता है। और पावेल
तो पावेल जो है इस संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है और चारों आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरीके से, और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया? तो ये किया था न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी ने। ठीक है, न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी ने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया था। और जो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है 1998 में इसके द्वारा जो है राज्य द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव का खर्च दिए जाने का समर्थन किया गया था। ये समर्थन किए थे और ये विरोध किए थे, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। ठीक है, जॉर्ज कैटलिन के अनुसार जो है राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। अगला है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो प्लेटो को माना जाता है। ठीक है, प्लेटो को जो है स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है और जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो पॉलिटिक्स आप लोग जानते होंगे, अरस्तु की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये मानता है हॉब्स। ठीक है, हॉब्स जो है आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो मार्क्सवादी दर्शन से कौन प्रभावित थे? तो ये जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। यद्यपि इस चरण में उनके समाजवादी दर्शन में मुख्यतः मार्क्सवादी धारणाओं का प्रतिपादन हुआ था और उन्हें मार्क्स का कट्टर अनुयायी कहा जा सकता है। समाजवाद की व्याख्या में उनकी स्वतंत्रता की मौलिक अंतर्दृष्टि भी परिलक्षित होती है। तो यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन सही कर सकते हैं।